तो मैंने यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ड्रॉ किए हैं। पहला वाला जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको कहा जाता है ग्लाइसिन। बीच में एक कार्बन है, ऊपर एक हाइड्रोजन है, साइड पर एक अमीनो ग्रुप है, उसके साइड पर एक और कार्बोक्सिल ग्रुप है और नीचे एक और हाइड्रोजन है। इसके साथ मैंने एक दूसरा मॉलिक्यूल ड्रॉ किया है एलानाइन, जिसमें तकरीबन सब कुछ सेम है, बस नीचे हाइड्रोजन की जगह पर CH3 यानी कि एक मीथाइल है। अब इस तरह के ग्रुप्स, इस तरह के मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर आपके पास एक कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, जिसके बारे में आपको पता है, इससे हमें एसिडिक प्रॉपर्टीज मिलती हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में ये मौजूद होता है। और इसके साथ साथ आपके पास एक एमाइन ग्रुप भी होगा, NH2 ग्रुप, जो कि एमाइंस में मौजूद होता है। अगर आपके पास ये दोनों हो तो ऐसे मॉलिक्यूल को, और यहाँ पर भी आपके पास एक अमीनो ग्रुप है और आपके पास एक कार्बोक्सिल ग्रुप है। कार्बोक्सिल ग्रुप है जो कि एसिडिक प्रॉपर्टीज देता है। जब एक कार्बोक्सिल ग्रुप अकेले होता है, उस मॉलिक्यूल को हम लोग कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को जिनमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप और एक अमीनो ग्रुप पाया जाए, और उनके साथ साथ नॉर्मली जब उनके पास ये पाया जाता है तो ऊपर एक हाइड्रोजन भी पाया जाता है। तो अगर आप देखें तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स में इन दोनों के साथ साथ हाइड्रोजन सेम है, नीचे वाली चीज़ तब्दील ज़रूर हो रही है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग कहते हैं अमीनो एसिड्स। अमीनो बिल्कुल एमीन से निकला है और एसिड आपके पास इस ग्रुप की वजह से आ रहा है। तो ये दोनों हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं अमीनो एसिड्स की, एलानाइन भी और ग्लाइसिन या ग्लाइसाइन भी। ये दोनों अमीनो एसिड्स की एग्जाम्पल्स हैं। और फिर अमीनो एसिड का जो जनरल फार्मूला है वो ऑफ कोर्स इस तरह से होगा। जनरल फार्मूला से मुराद ये है कि तमाम अमीनो एसिड्स के लिए जो एक जनरलाइज्ड फार्मूला है। तो आपके पास एक अमीनो ग्रुप होगा, आपके पास एक अमीनो ग्रुप होगा, अमीनो ग्रुप या एमाइन ग्रुप। आपके पास एक कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप, COOH वाला ग्रुप। और इसके साथ साथ आपके पास एक हाइड्रोजन होगा। और उसके बाद नीचे मैंने लिखा है R। आप कहेंगे यार कौन सा एलिमेंट है, तो ऊपर देखें, ये वाला जो चौथी एंट्री आप कह सकते हैं, तो ये कुछ भी हो सकती है। जैसे पहले दोनों में ये तीनों तो कांस्टेंट थे, ये दोनों तो सेम, ये तीनों तो सेम थे दोनों में, लेकिन ये चेंज हुआ है। पहले वाले में ये हाइड्रोजन था, दूसरे वाले में ये मीथाइल है, और किसी और में ये कुछ भी हो सकता है। हमारे पास अमीनो एसिड्स 20 टाइप्स के होते हैं, उन 20 में से मैंने यहाँ 2 बनाए हैं, लेकिन आपके पास टोटल 20 अमीनो एसिड्स हैं। तो उन 20 में ये तीनों आपके पास सेम रहते हैं, लेकिन ये वाला जो नीचे ये वाला पार्ट है ये चेंज होता रहता है। ये कभी इथाइल बन सकता है, कभी कोई और साइड चेन बन सकती है। तो ये हमारे पास एक साइड चेन है जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है R के साथ। R का मतलब ये है कि बेसिकली यहाँ पर कोई और साइड चेन भी आ सकती है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी आ सकता है, एक मीथाइल भी आ सकता है, बेसिकली कोई और साइड चेन, कोई और एटम्स का ग्रुप यहाँ पर साइड पर आ सकता है। बल्कि ये ऊपर वाले तीनों सेम रहेंगे। ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग कहते हैं अमीनो एसिड। आप कहेंगे ओके ठीक है, ये तो मैं समझ आ गया कि एक अमीनो एसिड क्या है, लेकिन इसका हम क्या करें? अमीनो एसिड ऐसी कौन सी खास चीज़ है? ठीक है, ये कोई और एक नए टाइप का मॉलिक्यूल है, एक नई टाइप की क्लास है। अब असल में होता क्या है कि अमीनो एसिड्स की एक बहुत ही ख़ास किस्म की प्रॉपर्टी है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 2 मैंने अमीनो एसिड्स चुने हैं, कोई भी आप ले सकते हैं। मैंने R लिखा है, तो हो सकता है ये ग्लाइसिन है, एलानिन है, या 20 में से कोई और है। सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर हम इन दोनों को करीब लाएं तो हम इनको सर्टेन कंडीशंस में रिएक्ट कर सकते हैं। खुद से तो ये नहीं रिएक्ट करेंगे, लेकिन अगर हम इनको कुछ प्रेशर वगैरह, कैटलिस्ट वगैरह लाएं, एंजाइम्स वगैरह लाएं, तो ये रिएक्ट कर जाते हैं। और होता क्या है कि ये इस तरह से रिएक्ट करते हैं कि आपके पास ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है एक अमीनो एसिड का, क्योंकि ये तो सब अमीनो एसिड में होगा, वो अपना ये जो OH है इसको लूज़ कर देता है। तो यहाँ से ये OH इससे अलहदा हो जाएगा। इसी के साथ साथ ये जो अमीनो ग्रुप है ये अपना एक हाइड्रोजन लूज़ कर देता है। तो मान लेंगे ये वाला हाइड्रोजन लूज़ कर देता है जब हम इन दोनों को रिएक्ट कराते हैं। और अब ये कार्बन डायरेक्टली इस नाइट्रोजन से बॉन्ड हो जाता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये आप देखें तो ये एक लिंकेज बना है इन दोनों के दरमियान, ये दोनों जुड़ गए हैं। ये कार्बन डायरेक्टली इस नाइट्रोजन से जुड़ गया है। यहाँ पर ये आप बीच में पर्पल बॉन्ड देख सकते हैं। और ये OH लूज़ हो चुका है और ये H लूज़ हो चुका है, और इन दोनों के लूज़ होने से हमारे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल अलग हो गया है इनसे। लेकिन कैसे? आप देखें कि 2 डिफरेंट अमीनो एसिड्स कैसे एक किस्म के मिल गए हैं। ये वाला पार्ट भी वही है, ये वाला पार्ट भी वही है,
लेकिन इन दोनों के बीच में एक एमाइड लिंकेज आ गया है। तो याद रहे पिछला वाला अमीनो एमाइन था, ये एमाइड है। जब एक कार्बोनिल ग्रुप जो है CO डायरेक्टली नाइट्रोजन से जुड़ जाए वो एमाइड है। तो एक एमाइड लिंकेज के ज़रिए से आपके पास ये दोनों अमीनो एसिड्स जुड़ गए और ऑफ कोर्स एक कंडेंसेशन रिएक्शन था, क्योंकि बीच में आपके पास वाटर जो है वो एक बाय प्रोडक्ट भी बना है। लेकिन अब इससे हम लोग कर क्या सकते हैं कि हम लोग एक पॉलीमर बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि अभी हमने सिर्फ 2 को रिएक्ट कराया है, तो सिर्फ एक एमाइड लिंकेज बनाया और ये सिर्फ इस तरह जुड़े हैं। लेकिन हम 3 करा सकते हैं, हम 4 करा सकते हैं। तो आप जानते हैं क्या, हम यहाँ पर 3 नहीं कराएंगे, हम यहाँ पर 4 नहीं, हम 10 नहीं कराएंगे, हम यहाँ पर कई हज़ार एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट करा देंगे। और यहाँ पर ये जो आप सर्कल्स देख सकते हैं, ये मैंने एक अमीनो एसिड को शो करने की कोशिश की, क्योंकि मैं एक बिगर पिक्चर लेना चाह रहा हूँ। तो एक सर्कल से मैं एक अमीनो एसिड दिखा रहा हूँ। तो ये है एक अमीनो एसिड, और हो सकता है ये कोई और दूसरा, ये कोई और अमीनो एसिड है। लेकिन जब मैं इस तरह के बॉन्ड्स बना रहा हूँ तो इस आर की हमें फिक्र नहीं करनी, क्योंकि बॉन्ड तो इधर बन रहा है जो सब में सेम है। अब हम लोग इस तरीके से अमीनो एसिड का एक पॉलीमर बना सकते हैं, एक पॉलीमर बना सकते हैं। पॉलीमर आप जानते हैं, जब हम एक मॉलिक्यूल को जोड़ जोड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं, उस मॉलिक्यूल को हम लोग एक मोनोमर बना देते हैं। अमीनो एसिड अब एक मोनोमर है, तो उसका हम एक पॉलीमर बना सकते हैं, जिसमें हम अमीनो एसिड को जोड़ते जाएंगे और बीच में वो बॉन्ड से कनेक्ट होते जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एमाइड लिंकेजेस हैं, और ये जो बीच में ये वाला बॉन्ड है ये इनको कनेक्ट कर रहा है, जिसको मैंने यहाँ पर शो करने की कोशिश की है। ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है, इसको हम लोग कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। और एक ऐसे पॉलीमर को पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, इस तरह से एक कंडेंसेशन पॉलीमर है, क्योंकि हाइड्रोजन वाटर निकल रहा है। तो ऐसे पॉलीमर को, या अब ये एक पॉली एमाइड है क्योंकि इसमें एक एमाइड लिंकेज है, इसको हम लोग कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन हमारे पास एक पॉलीएमाइड है अमीनो एसिड्स का, और ये पेप्टाइड ऑफ कोर्स इस पेप्टाइड बॉन्ड से निकल रहा है। ये हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड है। अब आप कहेंगे कि ठीक है, हमने पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बारे में भी पढ़ लिया, लेकिन ये इतनी खास चीज़ क्या है। अब होता ये है कि आपकी बॉडी कॉन्स्टेंटली पॉलीपेप्टाइड चेन्स बना रही होती है। आपकी बॉडी कहीं से भी अमीनो एसिड्स लेती है, हम लोग ये नहीं देखेंगे वो कैसे लेती है, लेकिन उसके पास अमीनो एसिड्स होते हैं, बेशक आपके खाने से आ रहे हैं या खुद बना रही है। और उसके बाद आपकी बॉडी इन अमीनो एसिड्स को, थाउजेंड्स ऑफ अमीनो एसिड्स, ये मैंने यहाँ पर सिर्फ चंद बनाए हैं, लेकिन ये थाउजेंड्स को हम लोग इस तरह से चेन्स में जोड़ते जाते हैं। एमाइड लिंकेजेस इनको जोड़ते जाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स इनको जोड़ते जाते हैं, और इस तरीके से आपकी बॉडी कॉन्स्टेंटली इतनी ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स बना रही होती है। अब ये काम आपकी बॉडी में एक स्ट्रक्चर करता है जिसे हम लोग कहते हैं राइबोसोम। अगर आपने राइबोसोम के बारे में सुना है, उसका काम यही है, वो अमीनो एसिड्स नहीं बनाता, राइबोसोम अमीनो एसिड्स को जोड़कर एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है। अब आपने प्रोटीन्स के बारे में ज़रूर पढ़ा हुआ होगा, प्रोटीन्स के बारे में आपने सुना तो लाजमी होगा। अब होता क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर अगर हम लोग एक पॉलीपेप्टाइड चेन मोस्ट केसेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करती है, जिसको हम एक प्रोटीन कह सकते हैं, या मोस्ट केसेस में आपके पास 2 या 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स या कई सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स मिलकर एक प्रोटीन बनाती हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक रेड लाइन बनाई है, एक रेड कर्वी सा बनाया और एक वाइट कर्वी सा बनाया है। ये मैंने एक पॉलीपेप्टाइड चेन दिखाई है। तो ये अमीनो एसिड्स की एक लंबा पॉलीमर है, रेड वाला भी एक लंबा पॉलीमर है, और इनको हमने बेंड किया है, इसको हमने 3D में बेंड करके, बेशक एक हो, यहाँ पर हमारे पास 2 हैं। ऐसे हमारे पास बॉडी में जब स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनको हम लोग कहते हैं प्रोटीन्स। कभी कभी प्रोटीन सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन भी हो सकता है, कभी वो 2 हो सकते हैं, और ये बेंड होंगे, एक 3D स्ट्रक्चर बना देंगे। तो प्रोटीन कुछ इस तरह का नजर आएगा आपको, एक मॉलिक्यूल टाइप, लेकिन इसके अंदर ढेर सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स या बेशक एक पॉलीपेप्टाइड चेन बेंड होगी इस शेप में, तो हमारे पास एक प्रोटीन बन जाता है। अब आपने जान लिया कि प्रोटीन क्या है, तो प्रोटीन का मकसद क्या है। तो उससे पहले आपको कार्ब्स, आपने कार्ब्स के बारे में भी सुना होगा, यानी कार्बोहाइड्रेट्स, और आपने लिपिड्स, जिनको अक्सर फैट्स भी कहा जाता है, उनके बारे में भी सुना होगा। अब इन दोनों का मेन फंक्शन जो होता है बॉडी में, ये तो आपके खाने से आ जाते हैं, इन दोनों का मेन फंक्शन होता है आपकी बॉडी में एनर्जी। लेकिन आपके पास जो प्रोटीन्स हैं ये आपकी बॉडी एनर्जी के लिए नहीं बनाती, या ये आप एनर्जी के लिए कंज्यूम नहीं करते। अगर मैं प्रोटीन्स को आसान ज़बान में समझाने की कोशिश करूँ, तो प्रोटीन्स का मेन मकसद होता है आपके पास एक फंक्शनल रोल होता है, या आप प्रोटीन्स को सिंपली अपनी बॉडी के वर्कर समझ सकते हैं, क्योंकि
आपकी बॉडी को बनाने में लिपिड्स और कार्ब्स का हाथ होगा, और आपकी बॉडी के अंदर जो आपको एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, उनमें भी कार्ब्स और लिपिड्स का हाथ होगा। लेकिन वो काम करना किसने है, यानी कि उस काम को सरअंजाम किसने देना है, तो वो हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, और प्रोटीन्स ही आपकी बॉडी है, क्योंकि आपने जो भी काम करना है वो आपके प्रोटीन्स ही करते हैं। आप इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। तो जब भी आपने डेली लाइफ में प्रोटीन का लफ्ज़ सुना होगा, तो आप बेसिकली इसको पावर से पावर के केस में सुनते हैं। जैसे अक्सर आपने सुना होगा कि अगर आपने मसल्स बनाने हैं, तो आपकी मसल में कई सारे प्रोटीन्स होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बहुत बिग आर्म मसल है, तो अक्सर कहा जाता है मेरी आर्म्स में कई सारे प्रोटीन्स हैं, या मैं बहुत सारे प्रोटीन्स खा रहा हूँ और मेरी आर्म्स में मसल बन रहे हैं। तो असल में क्या होता है कि आपकी आर्म में मसल किस लिए ज़रूरी है, जितने आपके आर्म में ज़्यादा मसल होते हैं तो आपकी एनर्जी ज़्यादा होती है, आपके हाथों में ताकत ज़्यादा होती है, और आप ज़्यादा चीज़ें उठा सकते हैं और आप ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो असल में हो ये रहा होता है कि आपकी आर्म के अंदर दो, आपकी बेसिकली मसल्स के अंदर दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं। एक प्रोटीन जो मैं यहाँ पर मसलन ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, मान लेते हैं ये एक प्रोटीन है, ऑफ कोर्स इस तरह से ये नहीं दिखेंगे, लेकिन और एक दूसरा आपके पास एक आपके इन मसल्स में प्रोटीन होता है। तो इस वाइट वाला जो मैंने ड्रॉ किया है, एक आपके पास प्रोटीन होता है आपकी मसल में इंपॉर्टेंट वाला एक्टिन, और एक दूसरा आपके पास प्रोटीन होता है जिसको हम लोग कहते हैं मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन, इन प्रोटीन्स का काम होता है मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना, यानी कि ये वर्कर हैं, ये काम करेंगे, इनका काम है आपके मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना, और बेसिकली जो भी चीज़ आप उठा रहे हैं उसमें मदद करना, यानी कि वही चीज़ उठाने का काम एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स कर रहे होते हैं। आपके पास कार्ब्स होंगे तो एक्टिन और मायोसिन उनसे एनर्जी ले लेंगे, लेकिन असली काम एक्टिन और मायोसिन करेंगे। और कुछ प्रोटीन्स ऐसे भी होते हैं जो काम के बजाय स्ट्रक्चरल रोल अदा करते हैं, जैसे कि आपके पास इसी आर्म मसल के अंदर एक और प्रोटीन होता है जिसके बारे में शायद आपने सुना हो। तो कुछ इस तरीके से ये वाला जो प्रोटीन है इसको कहा जाता है टाइटिन, और ये हमारी पूरी बॉडी का सबसे बड़ा प्रोटीन है। इसका काम करना नहीं होता, बल्कि ये बेसिकली आपके मसल के अंदर जो इलास्टिसिटी होती है, यानी कि जो थोड़ा मसल फ्लेक्सिबल होते हैं, वो इस टाइटिन प्रोटीन की वजह से होते हैं। तो मोटे मोटे अल्फाज में प्रोटीन्स जो हैं ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल हैं। ये आपको नज़र तो नहीं आ सकते, लेकिन ये एक ढेर सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स या बेशक एक पॉलीपेप्टाइड चेन्स से मिलकर बने हुए होते हैं, और मोस्ट केसेस में ये वर्कर्स होते हैं। ये कभी कभी ये स्ट्रक्चरल रोल भी अदा करते हैं, लेकिन ये आपकी बॉडी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो मॉलिक्यूल्स हैं, और इनका काम एनर्जी सप्लाई करना नहीं है। ये आपको जो काम करने के लिए एनर्जी चाहिए वो कार्ब्स और लिपिड से आती है, वो प्रोटीन से नहीं आती। और आने वाली वीडियोस में हम लोग प्रोटीन्स के ऊपर डीप में जाएंगे, और हम लोग एक्चुअली में प्रोटीन के पूरे स्ट्रक्चर को देखेंगे, कैसे पॉलीपेप्टाइड चेन से प्रोटीन बनता है। और तब हम लोग कई सारे और यूजेस को भी पढ़ेंगे, ताकि आपको ये क्रिस्टल क्लियर हो कि प्रोटीन्स का असल में मकसद क्या है। तो अभी के लिए हमने जितना पढ़ा, यहाँ एक प्रोटीन्स के अंदर और अमीनो एसिड्स के अंदर हमने एक जो इंट्रो लिया है, इसके अंदर आज की इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, अगर हम उसको समराइज़ करें तो सबसे पहले हमने देखा कि अमीनो एसिड्स क्या हैं। हमने पढ़ा कि अमीनो एसिड्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर एक अमीनो ग्रुप है और उनके अंदर एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, और उनका ये जनरल फार्मूला होता है जिसमें एक साइड चेन होती है जो चेंज होती जाती है। आपके पास अमीनो एसिड की एक प्रॉपर्टी ये है कि वो मिलकर आपके पास एमाइड लिंकेजेस के थ्रू मिल सकते हैं, और इस तरीके से आप लोग पॉली एमाइड्स बना सकते हैं, पॉलीमर्स बना सकते हैं, जिसके अंदर एक मोनोमर होगा अमीनो एसिड। इसको हम लोग कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, और ये काम आपका राइबोसोम करता है। और फिर कई सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स फोल्ड होकर, या एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड होकर आपके पास कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स को आप समझ सकते हैं आसान अल्फाज में एज वर्कर्स, लेकिन कभी कभी ये स्ट्रक्चरल रोल भी अदा करते हैं। जैसे कि टाइटिन है, वो बेसिकली इलास्टिसिटी में मदद करता है, वो एक स्ट्रक्चर होता है, वो काम नहीं कर रहा होता, लेकिन मोस्ट केस में ये वर्कर्स होते हैं 90% ऑफ द टाइम। जैसे कि आपके पास एक्टिन है और मायोसिन है मसल्स के अंदर। और इसके बाद आपके पास जो कार्ब्स और लिपिड्स हैं, इनका काम बिल्कुल डिफरेंट है। इनका काम एनर्जी प्रोवाइड करना है, और लिपिड्स का काम तो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना भी है। आपके सेल मेम्ब्रेन्स लिपिड्स की बनी हुई होती हैं, लेकिन प्रोटीन्स का काम एनर्जी प्रोवाइड करना नहीं, और इसी तरीके से कार्ब्स और लिपिड्स का काम करना नहीं है। और इसके बाद हमने मसल के एग्जांपल से 3 मेन टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स को देखा है, यानी कि 3 इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स के बारे में हमने हल्का सा एक इंसाइट लिया है। और इसके साथ साथ वीडियो ख़त्म करने से पहले
मैं आपको बताता जाऊँ कि आपकी बॉडी में हमने सिर्फ 3 प्रोटीन्स को पढ़ा है। आपकी बॉडी में आराम से 20,000 तक प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा होते हैं आपकी बॉडी में और हर काम करने के लिए प्रोटीन्स की ज़रूरत है। चाहे आपने एक जगह से दूसरी जगह तक चल के जाना है, आपने बात करनी है, आपने कुछ भी करना है, तो आपको प्रोटीन्स की ज़रूरत है।